क्या ये सवाल इतिहास को करेक्ट करने की कोशिश का सब प्रश्न है, या ये कहा जाए कि डाइवर्ट करने की कोशिश है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल देर से इस पर सुनवाई करने की कोशिश की, जगह लग रहा था कि इस मामले में ऑलरेडी अयोध्या के फैसले के बाद एक फाइनलिटी आ गई थी, तो फिर बार बार कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुना, इसका तो मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ। ये उत्तर तो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, और जो उसका संचालन करते हैं वो दे सकते हैं। हम लोग तो अनुमान लगा सकते हैं, हम तो लीगल वो भी नहीं है। हो सकता है उनके पास दूसरे काम उससे ज्यादा जरूरी रहे, और सबके पास बहुत सारा काम है। जितना काम है उस हिसाब से इंतजाम नहीं है। ये शिकायत आती ही रहती है सारे कोर्ट्स के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें से शामिल है। उनके हिसाब से वो प्रायोरिटी उस समय नहीं रही होगी, और प्रायोरिटी जो समझ रहे हैं तो उस हिसाब से वो हैंडल कर रहे हैं। खैर, वो उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बात है कि जो टेक्निकल बात अभी कुछ हुई उनसे जो पता लगा कि अतीत की बातों को देखने का हमारे कानून कायदे में है। हमारी बहुत सारी बातें, अगर हम इस पे आएंगे तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे। सवाल यह है कि हमारे यहाँ एक बहुत क्रूर जाति व्यवस्था है, जिसमें इतना अत्याचार हुआ है, इतनी तरह के अत्याचार हुए हैं। अगर इनकी सबकी पुनर्वीक्षा शुरू हो जाए, अ, तो हमारे ख्याल से हमें फिर कोई काम तो हमारे देश में किसी किस्म का बचेगा नहीं। अगर हम अपनी पुरानी चीजों की खंगालना शुरू करेंगे। बौद्ध धर्म वाले अपनी बातें करते हैं। बहुत इतनी बातें हैं दरअसल हमारे पास अतीत को लेकर, अगर झगड़ा करना हो। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है, साफ समझ में आता है कि ये सब करने के पीछे एक साफ-साफ राजनीति है। 80% लोगों को ये राजनीति ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे चालाक लोग इसको अपनी-अपनी तरह से अपनी जगह करते रहे हैं, और इस चालाकी को शब्द दे देते हैं। उसके लिए मतलब तर्क गढ़ने वाले विद्वानों की कमी नहीं होती। लेख लिखने वाले, किताब लिखने वाले, सिनेमा बनाने वाले सब मिल जाते हैं। हर चीज़ है। तो तार्किकता तो किसी के पक्ष में खड़ी की जा सकती है, और इसीलिए चीजें होती हैं। लेकिन हम एक सामान्य नागरिक की तरह से देखें तो क्या ये सब हम ठीक कर रहे हैं? एक छोटी आबादी से एक बड़ी आबादी को डरा के और उससे संबंधित मामलों को बड़ा छोटा करके, अगर हम मूल मुद्दों पर, जिन पर अभी हमसे पूर्व वक्ता ने इशारा करने की कोशिश की, हमारे जी। मूल सवाल बहुत बड़े हैं। हम दुनिया में ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, अब तो आबादी भी हमारी सबसे बड़ी हो गई लगभग, तो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं संख्या की दृष्टि से। लेकिन हमारे यहाँ आधी के करीब स्त्रियां कुपोषित, मतलब रक्ताल्पता के शिकार हैं। 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, और बहुत बड़ी आबादी, लगभग अर्धशिक्षित, निरक्षित, निरक्षर वाली कह लीजिए हालत में है। जाति प्रथा वगैरह से जो बहुत सारे विभेद हैं, उन्होंने बहुत नुकसान कर रखा है। अछूत तक की स्थिति अभी समाज में है। बहुत सारे लोग अभी सिर पे मैला ढोने वालों का भी हम समस्या सॉल्व नहीं कर पाए हैं। पीने का पानी सब जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नल से सबके यहाँ पानी पहुंच जाए। तो हमें बहुत काम करना है। एक्चुअली हम बहुत ही कठिनाइयों में हैं। बहुत सारा हमारा हिस्सा सब सहारन अफ्रीका के स्टैंडर्ड से भी नीचे है। सबसे ज्यादा गरीब हमारे पास है। तो हम, जैसे कोर्ट को अपनी प्रायोरिटी लेनी होती है, देश को और नागरिकों को भी अपनी प्रायोरिटी तो लेनी ही होती है। तो क्या शीतल हमारी भाई, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए? मैं सिर्फ ये शीतल बात भाई, कर सकता हूँ, क्योंकि लीगल आपने बातें तो ये वही लोग नहीं, कर मैं सकते हैं जो लीगल उसके विद्वान हैं। मैं लीगल सवाल के लिए, हमारे पास राजीव जी थे, फराज भाई थे, और साथ ही साथ राकेश सिन्हा भी थे। मेरा जी। सवाल राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस मसले का कोई हल नहीं है क्या? जब 1991 का कानून बना तो यह माना गया कि चलिए एक रास्ता निकला यहां से, और जब अयोध्या के मसले पर एक फैसला हुआ तो उससे भी निकला, एक रास्ता निकला, और उस पर जिस तरीके से चीजें हुई वो समझ में आई। लेकिन अचानक फिर उस पर टिप्पणी हो रही, भाई ज्ञानवापी को लेकर टिप्पणी हो रही, मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर टिप्पणी हो रही, जामा मस्जिद संभल को लेकर टिप्पणी हो रही, और इस पर हो रही, और अदालतें इस पर बाकायदा सर्वे के आदेश दे रही हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनली इस पर अंतिम मुहर लगा दे कि भाई देखिए, एनफ इज एनफ। अगर धार्मिक कानून स्थल के तहत अगर मंदिरों का सेटलमेंट, अगर उनका चरित्र निर्माण करना, नए सिरे से करना ठीक है, तो फिर वो भी हो जाए, सब हर आदमी फिर उसके ऊपर अपनी राय रखे। और अगर यह है कि नहीं, जो बात 1947 में तय हो गई, अब उसमें आगे विवाद को नहीं बढ़ाना, वो भी हो जाए।
नहीं तो जब देश में कानून बन गया था इस बारे में, तो वो अंतिम नहीं है कानून। तो सुप्रीम कोर्ट तो उस कानून की व्याख्या ही करेगा ना। कानून बनाने का तो अधिकार दूसरी जगह है, संसद में है। संसद ने कानून इसके लिए अगर बना लिया था तो उस कानून का पालन करना तो बाकी सब जारी है ना। नहीं हुआ ना पालन वो। तो ये मत सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक फैसला दे देगा तो उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये हर फैसले पे सोचा जाता है। जब राम मंदिर का फैसला आया तो सोचा गया अब सब चीजें सॉल्व हो गई। अब पता लग रहा है कि सॉल्व नहीं हुई, उन्होंने बहुत सारी नई चीजों को जन्म दे दिया। इसलिए कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक जरूरत उनको जन्म देना चाहती है। जब तक वो चाहती रहेगी, कोई कोर्ट इसका कोई हल नहीं कर सकती। और आज की राजनीति की ये जरूरत है कि सांप्रदायिक विभाजन हो। 14.5% से 80% लोग डरे, और 80% लोग डरेंगे तो उनका बहुमत है, वो हमेशा बहुमत में रहेंगे। उससे की जाने वाली राजनीति हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। एकदम सरल बात है, इसमें कौन सी बहुत रॉकेट साइंस लगी हुई है। उन 14.5% को भी बहुत से लोग लुभाने और दूसरी तरह से उल्लू बनाने की कोशिश करते रहे राजनीति में, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ये सब राजनीति के सफल होने के शॉर्टकट्स हैं। इधर से ले लो या उधर से ले लो, अपने अपने हिसाब से लोग कट मारते हैं, अपने वाले कट को सही बताते हैं, दूसरे वाले को गलत बताते हैं। ये राजनीति का अपना कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर चलता रहेगा, क्योंकि उसकी वजह है कि वो सारे सवाल जो इससे पहले मैंने कहे, उनको उनका सामना करने की न नीयत है, न सामर्थ्य है, और न कोई उस तरह का व्यक्ति है। सबको शॉर्टकट से वो चुनावी सफलताएं मिलती रहेंगी या और कोई तरीकों से सफलताएं मिलती रहेंगी।